हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक हमारा जो कोर्स है यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आज का जो टेस्ट है ये हमारा पहला टेस्ट था। और ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं सोल्व यहाँ करवाने वाला हूँ ये हमारे जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर हुआ था हमारा 2021 में, वो वाला पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो 2021 वाला जो हमारा एग्जाम हुआ था, फिर ये दिसंबर 2020 प्लस में जून 2021, इन दोनों को मिला करके एक एग्जाम हमारा हुआ था। और ये जो एग्जाम था हमारा 2021 में हुआ था जून में। जून के बाद में जैसे ये हमारे लगभग अक्टूबर नवंबर के अराउंड, ठीक है, या दिसंबर के आसपास। तो 2020 में एग्जाम हो नहीं पाया था कोविड की वजह से, तो 2020 वाला जो है दिसंबर का वो वाला फॉर्म और जून 2021 का दोनों को मर्ज कर कर एक बार एग्जाम हुआ था 2021 में। इसमें म्यूजिक में दो पेपर बनते हैं हमारे। एक तो जनरल पेपर जो हमारा होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा म्यूजिक का जब पेपर आता है तो वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो हमारा पहला पार्ट होता है जिसके अंदर कर 25 क्वेश्चन आते हैं, ये सभी म्यूजिक वालों के लिए कॉमन होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का है, उनका अपना अलग पेपर आता है। कर्नाटक म्यूजिक के जो है स्टूडेंट उनका अलग आएंगे 75 क्वेश्चन। ऐसे ही अगर कोई परकशन म्यूजिक से है तो उनके भी 75 क्वेश्चन अलग रहते हैं। लेकिन जो ये 25 क्वेश्चन है, ये जो जितने भी संगीत के स्टूडेंट या विद्यार्थी होते हैं पेपर देने के लिए, उन सभी को ये 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सबका कॉमन पेपर आता है। तो आज हम जो है 2021 में एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें जो ये पहला पार्ट है 25 क्वेश्चन वाला, वो आज हम सोल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि वैदिक काल में यम शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। ठीक है, वैदिक काल में यम शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। ये हमारे जब प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक कालीन संगीत के इतिहास की जब हमने क्लास ली थी उसमें ये चीज हम आपको बता चुके हैं। तो यम किसके लिए प्रयोग किया गया था, स्वर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर 4। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड। इसमें बताया गया है, पूछा है कि अल्पत बहुत का प्रयोग किसके प्रदर्शन में किया जाता है। अब अल्पत बहुत की एक अलग से क्लास ली थी, इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन किया था इसके बारे में। अल्पत बहुत हमारा ये दो दो प्रकार से होता था, लंघन अलंघन अभ्यास अनअभ्यास, ये जो प्रकार थे ये दोनों के अंदर डिवाइडेड थे। और ये किस चीज के अंतर्गत होता है, इसी का एक दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊं कि हमने राग के 10 लक्षण पढ़े थे, ग्रह अंश न्यास अपन्यास अल्पत और बहुत, औडत साडत मंदर और तार। तो ये चीज किसमें आ रही है हमारी, तो ये क्या पहला ऑप्शन हम देखते हैं, क्या ये नृत्य में होता है, नहीं, हमारा ये आंसर नहीं आएगा। उसके बाद लयकारी, नहीं, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद राग, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ताल में भी नहीं होगा। तो अल्पत बहुत का जो है प्रदर्शन किस में किया जाता है, राग के अंदर। क्लियर। उसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी वर्ण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी वर्ण का एक उदाहरण है। अब
वर्ण आप लोगों ने जब पढ़े हैं तो ये तो पता होगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है, स्थायी वर्ण। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, आरोही वर्ण। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अवरोही वर्ण। और चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा, संचारी वर्ण। क्लियर। अब स्थायी वर्ण के अंदर क्या चीज थी, इसमें स्वर का रिपीटेशन, जैसे सा रे, है ना। और आरोही में क्या था, आरोही का मतलब होता है कि अवरोहात्मक चलना, जैसे सा रे गा मा, ठीक है। ऐसे आरोह चलेंगे। अवरोह में क्या था, इसमें अवरोही क्रम में स्वरों को लेकर के चलते हैं, जैसे कि ता सप्तक से नीचे की तरफ आएंगे, सा नी धा पा, ऐसे करके, ठीक है। और संचारी हमारा क्या था, संचारी जो है वो स्थायी आरोही अवरोही इन तीनों का मिश्रण था। तो क्या कहलाएगा हमारा, संचारी। अब संचारी का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है इसमें, पहला ऑप्शन हम देखते हैं, मा गा रे सा पा मा गा रे, यानी इसमें अवरोहात्मक कौन सा आ रहा है, अवरोही क्रम इसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक का वापस से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिसमें इधर का क्या नाम है लैंग्वेज, उन्होंने दोनों क्या नाम है इंग्लिश ही डाल दी, लेकिन इस एक तरफ इनको हिंदी डालना चाहिए था, एक तरफ इंग्लिश डालना चाहिए था। लेकिन हम पूरा नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो ये जो ऑप्शन है सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं मा गा रे सा, पहला ऑप्शन देखते हैं, मा गा रे सा और पा मा गा रे। तो ये किस में आ जाएगी चीज, मा गा रे सा, ये अवरोह है चल रहा है इसमें, तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, अवरोही। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे को एक बार छोड़ते हैं, तीसरा देखते हैं पहले हम, सारे गामा रे गामा पा। तो सारे गामा रे गामा पा ये कौन सा चल रहा है हमारा, आरोही चल रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। और अगला जो है हमारा क्या है, सा रे गा गा मामा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये स्थायी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन सा, सेकंड। इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सारे गामा आरोही आ गया इसमें, पापा ये क्या आ गया, स्थायी वर्ण आ गया, गामा गामा कौन सा आ गया, आरोही, और गारेसा ये कौन सा आ गया, अवरोही। यानी तीनों इसमें मैशअप हो रहा है, तीनों का मिश्रण हो रहा है। तो ये कौन सा हमारा कहलाएगा, संचारी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो संचारी वर्ण आपको ने देख लिया होगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है फोर्थ, निम्नलिखित में से ये बताना है कि शांत रस जो था हमारा, उसका स्थायी भाव कौन सा होगा। शांत रस कौन सा होता है, 9वें नंबर पे। रस कितने बताए थे भरत ने, 8। कौन कौन से, श्रृंगार हास्य करुण रोज श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत। और 9वां कौन सा रस बताया था, शांत रस। तो अब इसमें देखते हैं भाव की जब हम बात करते हैं, तो ये तो देखो दो चीज यहाँ पे दे रखी है, एक तो रस और एक भाव, ठीक है। तो रस कौन सा बता दिया, शांत। तो पूछ ले कि जो शांत रस है इसका भाव कौन सा आएगा। तो अब हम भाव हमने देखे थे, कितने थे भाव, 8 ही भाव बताए गए थे भरत के द्वारा। कौन सा, रति हास्य शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय। तो जिसमें से रति आ गया, रति हास्य शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय, ये भी हमारा आ गया। तो मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब कि जो भाव जो थे हमारे 8, उसमें इन दोनों का नाम आ चुका, ठीक है। और लेकिन ये 9वां है, तो 9वें का भाव कौन सा आएगा, तो ये पहले की जो गिनती थी 8, उसमें इन दोनों का नाम आ गया, तो मतलब कि ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद भयम हमने कभी पढ़ा नहीं, निर्वेद हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ का सेकंड। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 5वां। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़ा संकलन के तरीके को चुनिए। मतलब कि प्राइमरी वे ऑफ डाटा कलेक्शन बताना है। ये हमारे जो
म्यूजिक की 4th यूनिट है, उसका क्वेश्चन है रिसर्च को लेकर के। तो इसमें जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राथमिक आंकड़ा संकलन यानी प्राइमरी वे ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है कि प्राइमरी वे ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि जिससे आप डायरेक्टली अगर कोई चीज लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, प्राइमरी वे ऑफ डाटा कलेक्शन हो जाता है। तो डायरेक्टली कोई चीज आप कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन लेना किसी चीज के बारे में, तो उस चीज को ध्यान में रख के अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला हमारा आंसर है पुस्तकों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ बुक्स। तो मतलब कि ये हो गया कि ये हमारा प्राइमरी में नहीं आएगा, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या करेगा, बुक लिखेगा और उस बुक से क्या करेंगे, हम अपना डाटा लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये सेकेंडरी सोर्स हो जाती बुक। उसके बाद अगला है एनालिसिस ऑफ इंटरव्यूज। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट प्राइमरी वे हो जाएगा डाटा कलेक्शन करने का। क्यों? क्योंकि जिससे भी हम डाटा ले रहे हैं तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं एनालिसिस ऑफ जर्नल्स। तो जर्नल्स जो होते हैं वो भी किसी के द्वारा लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो किसी ने जर्नल में अपनी कोई बात लिखी और उस जर्नल को पढ़ करके हम डाटा लेते हैं, तो ये भी हमारा कौन से में आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। और अगला है एनालिसिस ऑफ सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स भी अगर किसी ने गाए हैं, ठीक है, तो उस सॉन्ग से फिर हम कोई डाटा लेते हैं, तो ये भी कौन से में आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या होता है कि आप वाई फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करते हैं किसी के माध्यम से। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, प्राइमरी वे में। तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी वे ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। तो प्राइमरी का मतलब होता है कि जहाँ से हम डायरेक्ट कोई चीज लेते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या कुछ कलेक्शन करते हैं चीजों का, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी वे ऑफ डाटा कलेक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 6। इसमें दिया हुआ है कि भारत के लोक संगीत में आमतौर पर अपनाया जाने वाला ताल कौन सा है। तो दक्षिण भारत की जब यहाँ पे बात हो रही है तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि वहां पे 3 और 4 मात्राओं वाली जो ताल होती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, लोक संगीत के अंतर्गत किया जाता है। अब 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तिस्त्र, और 4 का मतलब क्या हो गया, चतस्त्र। तो इसका आंसर बी और सी आ जाएगा। तो देखते हैं नीचे चल के बी और सी किस में है, ये सी में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7वां, इसमें पूछा हुआ है, इन्होंने एक नोटेशन दे दी, माँ 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 गा, गा के ऊपर मध्यम का कर्ण हो गया, फिर गा पा मा पा पा गा। ये रविंद्र संगीत का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। गा रे सा और सा। कुछ है कि जो ये स्वरावली है, ठीक है, निम्नलिखित स्वर लिपि की सहायता से गीत की पहचान कीजिए। तो ये रविंद्र संगीत का कोई गीत यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो स्टूडेंट हैं, जिनको बंगाली नहीं आती समझ में या वहाँ के जो गीत नहीं सुने हुए, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। मेरे लिए भी काफी मुश्किल क्वेश्चन है ये, मैं भी इसको नहीं कर पाता सोल्व अगर मेरे सामने अगर आ जाता तो, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने कभी सुनी भी नहीं है। लेकिन जो बंगाल साइड के जो स्टूडेंट्स हैं या जिनको रविंद्र संगीत के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो वो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, पाछे सुर भूली गई। ये रविंद्र संगीत का कोई है गीत, उसकी स्वरावली यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित का संगत अलंकार अवरोही क्रम में है।
अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ना उसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें लिखा क्या है, इस चीज को अब एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब ये जो 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से थोड़ा हल्का सा नीचे कर लेता हूं, चौथा ऑप्शन भी आप लोगों को दिख जाए। हाँ, उन्होंने पूछ लिया यहाँ पे कि ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इन चारों को यहाँ पे लिख दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा, फिर यहाँ पे निम्नलिखित संगत अलंकार जो है कौन सा, ये वाला निम्नलिखित संगत अलंकार का अवरोही क्रम में है। तो अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है, पहला है सारे कोमा, ये हो गया। उसके बाद सारेगा, उसके बाद सारेगामा, उसके बाद फिर वापस से सारेगामा, और फिर पामागारे। अब ये जो है स्वर इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, देखने से पता चल रहा है सारे, सारेगा, सारेगामा, सारेगामा, लास्ट में इन्होंने अवरोही डाल दिया पामागारे। तो इन्होंने कहा है कि जो ये अलंकार हमने लिखा है, इसी अलंकार का अवरोही क्रम क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो इसका सेम अगर हम अवरोही क्रम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आरोही में सारे बन गया, और अवरोही में करेंगे तो क्या बनेगा, सानी, सानी, सानी धा, सानी धापा, फिर सानी, वापस से धापा, और उसके बाद क्या है, सारे गामा पामागारे, सानी धापा, सानी धापा, उसके बाद क्या जाएगा, सानी धापा मापा धानी। हाँ, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। इसी का उन्होंने पूछा था कि अवरोही, अवरोही क्रम आप लोग बताइए इसका क्या बनेगा। तो आरोही क्रम एक बार वापस से ध्यान से देख लो, क्या था, सारे, सारेगा, सारेगामा। इसका अवरोही हम करेंगे तो क्या बनेगा, तार सप्तक के साथ से सानी, सानी धा, सानी धापा, सानी धापा। अब लास्ट वाला टुकड़ा उन्होंने दे दिया पामागारे। ठीक है, तो लास्ट के 2 टुकड़ों को जब हम देखते हैं कि सारेगामा पामागारे, इसी का उल्टा करेंगे अवरोही, तो क्या बन जाएगा, सानी धापा मापा धानी। तो अब ये जो अवरोही जो हमारा बन के आया, ये कौन से ऑप्शन में है, पहला है सानी, तो ये हमारा निशा से शुरू हो रहा है तो ये नहीं होगा। दूसरा है सानी, सानी धा, सानी धापा पादा निशा, नहीं, ये भी नहीं बनेगा हमारा। तीसरा है सानी, सानी धा, सानी धापा, सानी धापा पादा निशा, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पा जहाँ पे खत्म किया है उसी पा से इन्होंने शुरू कर दिया, ऐसा इन्होंने नहीं किया, यहाँ पे माँ से शुरू किया, खत्म करके पा से शुरू किया था। ठीक है, यानी इन्होंने आरोही क्रम में माँ तक गए, माँ के बाद अगला जो स्वर था पंचम, उसको लेकर के वापिस आ गए। ऐसे ही उन्होंने अवरोही क्रम में पा तक गए, पा के बाद अवरोही में अगला स्वर कौन सा था, माँ, इसको लेकर के आरोही कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा फर्क इन्होंने दे दिया, जिसकी वजह से ये आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। अगर ध्यान से देखते हैं तो आंसर हमारा नहीं होगा, अगर आप ऊपर ऊपर से देख करके क्लिक करके जाएंगे एग्जाम में तो आपका यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लैश लगा रखा है इससे इधर उधर का हमें देखना है, वो रिपीटेशन हो रहे है इसका ऑप्शन का। अगला देखते हैं, सानी, सानी धा, सानी धापा, सानी धापा मापा धानी। ठीक है, ये मापा धानी हमारा आ गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, उनका मैं बीच बीच में जैसे टेस्ट लेता रहता हूँ, तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पे भी टेस्ट सीरीज में एक बार डाला था, शायद
जिन लोगों ने टेस्ट दिया था तो आई होप आप लोगों को ये चीज वापस से रिमाइंड हो गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th। इसमें पूछा गया है कि ध्वनि की गति जो है निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट सीरीज में डाला हुआ था। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद, कि जो साउंड की जो स्पीड है वो किसके साथ में बढ़ती है। ना तो उम्र के साथ बढ़ेगी, ना ही वो ऊंचाई के साथ बढ़ेगी, ना ही वो टाइम के साथ बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। क्योंकि जब हम बात करते हैं एज की, ठीक है, तो ध्वनि की जो गति है, स्पीड ऑफ साउंड, वो एज के साथ बढ़ती है। इसका कोई रिलेशन नहीं है उम्र के साथ में। ठीक है, किसी उम्र में भी आप लगा करके देख लो, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई से भी कोई मतलब नहीं है। टाइम को जब हम देखते हैं तो टाइम का मतलब तो ये नहीं है कि अभी जो टाइम में हम कोई सा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो या कोई साउंड हमें सुनाई दे रही है या कुछ वाद्य की जो आवाज हमें सुनाई दे रही हो, तो उसकी जो स्पीड है, अभी कुछ हो रहा है तो बजाते बजाते हम उसी स्पीड में हम अपना वादन कर रहे हैं या गायन कर रहे हैं, तो टाइम के साथ में जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो भी एकदम से बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टाइम से भी इसका कोई रिलेशन नहीं रहता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटता बढ़ता है, उसके साथ में क्या होता है? ध्वनि की जो गति है वो बढ़ती है। क्लियर? तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे गर्म मौसम जो होता है उसमें जो ध्वनि की जो गति होती है, उसकी स्पीड होती है, वो तेज हो जाती है। अगर मौसम ठंडा है, ठीक है, सर्दियों का टाइम है, तो उसमें क्या होती है? जो ध्वनि की जो स्पीड होती है, उसकी गति होती है, वो धीरे होती है मुकाबले की गर्म टेम्परेचर के कंपेयर करके देखा जाए तो। क्लियर? उसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन। इसमें उन्होंने पूछा है, पहला ये अभिकथन और असर्शन ओरिजिन का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। पहला इन्होंने दिया है अभिकथन ये कि तारता, तीव्रता और जाति, ये तीनों क्या है? संगीत में ध्वनि के गुण है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि तारता, तीव्रता और क्या नाम है, जाति, ये संगीत में ध्वनि के गुण है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्वनि के जो गुण है, किसके? ध्वनि या नाद के हम कह सकते हैं। तो नाद के गुण क्या क्या थे? तारता, तीव्रता और गुण या जाति हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है हमारी। तो दूसरा रीजन इसका क्या कह रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है? इन तीनों जो ये ध्वनि के गुण है तीनों, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? कि ये कारण बता रहा है यहाँ पे, संगीत में ध्वनि का आवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता। तो अब ये क्या ये बात सही बोली इन्होंने? संगीत में ध्वनि जो है ये, इसका आवर्ती से कोई संबंध नहीं होता। आवर्ती का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है? इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जो आवर्ती की जब हमारी बात हो रही है, आवर्ती किसको कहते हैं? जैसे सा की होती है कितनी? 240। रे की होगी कितनी? 270। तो ये आवर्ती हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, गा की 300 होती है ना, माँ की 320 होती है, ऐसे ता सप्तक की 480 होती है। तो ये आवर्ती जो सा की है, रे की है, गा की है, तो स्वरों की आवर्तियों के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक बात ये बोली है कि संगीत में ध्वनि का आवर्ती से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात गलत इन्होंने बोल दी। क्यों संबंध क्यों नहीं है? कि सा के 240 है, सा से ऊपर जाएंगे 270 हो जाएगी, तो क्या हो रहा है? ये तारता हमारी बढ़ रही है। तो ये हमारी जो तारता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि तारता का संगीत से कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने तो देखा है ध्वनि या नाद के जो गुण है उसमें तारता तो इंपॉर्टेंट है। हमारा 3 गुण होते हैं, तारता, तीव्रता और गुण।
ठीक है, तो ये तीनों ध्वनि साउंड के लिए तीनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये साउंड ध्वनि की जब हम बात करते हैं संगीत की ध्वनि के को लेकर के, तो संगीत की ध्वनि के लिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ आवर्ती का कोई संबंध नहीं है। तो आवर्ती का मतलब कि ये डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली किसको यहाँ पे कहना चाह रहा है, तारता को लेकर के। तो मतलब कि ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमारा क्या होगा कि पहला ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें कहाँ है, ए इज फॉल्स नहीं, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 11वां। इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला है, ये है हमारा 3 ताल के एक आवर्तन में त्रिगुण कितनी मात्राओं में होगी। अब 3 ताल कितनी मात्रा की होती है, 16 मात्रा की। उसमें कितनी करनी है, त्रिगुण करनी है हमें। तो त्रिगुण करेंगे तो कितनी में भाग जाएगा, 3 पंजो 15, एक बच गया नीचे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 सही 1/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, 5 सही 1/3। क्लियर। तो 11 का आंसर क्या आएगा, 5 सही 1/3। अगर इसी में ये लोग क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देते हैं एग्जाम में कि 3 ताल के एक आवर्तन की त्रिगुण कितनी मात्राओं में होगी, ये तो इन्होंने अभी पूछ लिया। तो अगर इन्होंने ये बोल दिया होता कि 3 ताल की एक आवर्तन में त्रिगुण अगर हम करते हैं तो वो किस मात्रा से शुरू करनी पड़ेगी। तो उसमें हम क्या करते कि टोटल 16 मात्रा थी, उसमें से हम 5 सही 1/3 मात्रा कम कर देते। ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ कि आप कमेंट में इसका आंसर देना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूं। अगर आप कर देंगे इसको तो मैं समझूंगा कि लय कार्यों की जो आप लोगों ने क्लास देखी थी वो आपका मैटर क्लियर है। तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ सवाल ये कि जब हम 3 ताल की त्रिगुण कर देते हैं, ठीक है, तो कितनी मात्रा में आएगी, 5 से 1/3 मात्रा में। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन जो ये 3 ताल की त्रिगुण जब हम करेंगे तो वो हमें किस मात्रा के बाद से उठानी पड़ेगी, इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिख करके दे। 3 ताल की त्रिगुण अगर हम करते हैं तो किस मात्रा के बाद से उठानी पड़ेगी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसका जवाब दे। तब तक अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 11वां था। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है। हाँ, 12वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पे कि बंगाल में निम्नलिखित में से किस लोक गीतों का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, क्या है, आप इंग्लिश में भी यहां देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग आर प्रैक्टिस्ड इन बंगाल, यानी बंगाल में निम्नलिखित में से किस लोक गीतों का अभ्यास किया जाता है। तो पहला है गंभीरा, हीर, चटका, पदताल। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैंने लेक्चर लिया था सेकंड यूनिट को, जब हमारी लोक वाद्यों को लेकर के हुई थी ना, लोक संगीत को लेकर के, उसमें हमने देखा था कि बंगाल के जो लोक गीत थे वो हमने पढ़े थे वहां। तो कौन कौन से थे, गंभीरा और चटका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी। ए और सी किस में दे रखा है, इस पहले में दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर लगता है कि ये चीज हमने नहीं पढ़ी तो मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये हमने बंगाल के लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा चटका यहाँ पे ये रहा, और
गंभीरा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अगर किया होगा तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई होगी, और वो जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगर नहीं किया है तो इस नीट को कर लेना अच्छे से। क्लासेज वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों को क्लासेज नहीं मिल पा रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से ऐड होकर रहिए, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है क्या नाम है, टेलीग्राम में ऐड होकर के वहाँ पे आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या ये बाकी सब चीज़ कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल होंगी। तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात करके और क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, गंभीरा और चटका जो है बंगाल का लोकगीत है। तो ये हमारा आंसर इसका पहला हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन के ऊपर। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, माग्नी, चिक्ति, रक्ता, रोहिणी, रम्या, उग्र, शोभरणी, ये सब आप समझ ही गए होंगे, बस इतना मैंने बोला होगा। ये सब किसके नाम है? किसके हैं? श्रुति के। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले 14 क्वेश्चन के ऊपर। 14 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में से प्राचीन अवनद वाद्य है। प्राचीन अवनद वाद्य की जब हम बात करते हैं तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो उसके बाद में इन चारों में से हमें चूज करके यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन दे रखे, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है आंसर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है भूमि दुमदुभी क्या है, हमारा अवनद वाद्य है। दुमदुभी जो है अवनद वाद्य में आता था, ये मैंने आपको क्लास में समझाया भी था। और दुमदुभी का एक प्रकार जो अवनद वाद्य में आता है उसी का एक प्रकार था भूमि दुमदुभी, जो था भूमि के अंदर गड्ढा करके और उसमें रख के उसको दबा करके आधा और आधा धरती से या भूमि से बाहर रहता था, तब उसको बजाया जाता था या उसका वादन किया जाता था। तो वो वाद्य क्या था? अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता था, उसका नाम था भूमि दुमदुभी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवनद वाद्य में। ठीक है। अब अगर एक ट्रिक ये भी होती है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि हम इसको किस तरह से सोल्व करें, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी इस तरह से लगा लिया करिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो हमारा ऑप्शन डी तो हो गया, ये तो कंफर्म है। अब हम नीचे देखते हैं कि जहां पे डी होगा वो हमारा आंसर है, यानी डी इसमें है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी इसमें, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब डी तो हमने देख लिया, ठीक है। अब 2 चीज हमारे पास बच गई क्या? या तो ए होगा या सी होगा। तो ए और सी में क्या दे रखा है? ए है हमारा पुष्कर, सी हमारा किन्नरी। तो किन्नरी हमारा किसका प्रकार है? वीणा का। किन्नरी वीणा, ठीक है, ब्रह्म वीणा, त्रितंत्री वीणा, काफी सारी वीणाएं मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो मतलब कि ये तत्ववाद्य में आ जाएगा। किन्नरी तो हमारा होगा नहीं, तो ए आ जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा? ए और डी। तो ए और डी किस में दे रखा है? पहले में दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए और डी। क्लियर? तो ऐसे भी आप थोड़ा ट्रिक लगा के आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें इन्होंने पूछा है कि त्रिपा और स्फुरिता है, यानी त्रिप और स्फुरित किसके प्रकार है? त्रिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, कुरुल, ये सब किसके प्रकार हो सकते हैं? गमक के। ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया कि आपको एक ही ऑप्शन नहीं, आपको इन ऑप्शनों को दे करके और भी क्या नाम है, यहाँ पे 2 ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है। तो पहला तो हमारा गमक तो हो गया, तो ए जहां पे होगा इसमें है ए और इसमें है ए, बाकी इनमें नहीं है, तो ये हमारे अट जाएंगे। ठीक है। तो आधा काम हमारा फिनिश, ये खत्म। हमारे बस 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो ए और ए इसमें है। उसके बाद बी और ई हमारे बच गए, इनको देखना है। बी क्या है? ताल, ये तो नहीं होगा। ई क्या है? 5-10 गमक। तो मैंने आप लोगों को 5-10 गमक और ये गमक कर्नाटक की जो गमकें थी वो करवाई थी। तो 5-10 गमक में क्या हो गया? 5 + 10 गमक कितनी हो गई? 15। ठीक है। तो कर्नाटक की गमक थी वो, और ये हमारी 5-10 गमक थी, 15 गमक जो सारंग देव ने बताई थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो ए और ई, ए ई किस में? हमारा इसके अंदर है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड वाला, ए और ई। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
ये क्वेश्चन हमारा 15 था। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वां क्वेश्चन। इसमें इन्होंने बोला है, इसमें मैचिंग करवानी है आप लोगों को कि लोकवाद्य कौन से कहाँ के हैं। तो सबसे पहले जो ढोल है, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये गुजरात का आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद खोल जो है ये किसका है, बंगाल का है। हुड्डा जो है ये आई थिंक महाराष्ट्र का, यानी मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं। तो पहले ए और डी तो मेरा कंफर्म है, ए का 4 आएगा, तो ए का 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये देखो ए का 4, उसके बाद डी का ए इसमें है एक, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर 4 में से अगर आप लोगों को 2 चीज भी अगर पता है ना, तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। तो आगे इसमें हम और देख लेते हैं, बी का क्या था, 3 था, तो बी का हमारा 3, हाँ ठीक है, सही है। तो ढोलकी कहाँ का है, लोकवाद्य महाराष्ट्र का, और ढोल कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का, और हुड्डा कहाँ का है, उत्तराखंड का, और खोल बंगाल का। हाँ, खोल और चंग ये सब वाद्य मैंने आप लोगों को करवाए थे क्लास में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17। ये भी हमारा चौथी यूनिट जो है, चौथी यूनिट बोले तो हमारी जो रिसर्च को लेकर के उसमें ये चीज आती है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनिए। तो सही क्रम जो है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना, क्वेश्चन नंबर 17। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रस्तावना, फिर भूमिका, अध्यायों में विभाजन और निष्कर्ष। सही क्रम क्या ये है, बिल्कुल सही बात है, ये सही क्रम हो सकता है। तो पहले भूमिका देंगे, फिर प्रस्तावना, नहीं ये नहीं होगा। प्रस्तावना पहले, ठीक है, फिर भूमिका, ये बात सही है। निष्कर्ष तो एंड में आता है, ये भी नहीं होगा। और चौथा है हमारा, भूमिका पहले दे दी इन्होंने, अध्याय में विभाजन और प्रस्तावना हमारी पहले आती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीफेस आता है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टराइजेशन और फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या होता है कि कोई भी जो बुक आप देखते हैं, तो मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा, जो रिसर्च के स्टूडेंट नहीं है या एमफिल के नहीं है, उनको छोड़ करके बाकी के जो स्टूडेंट है, एमफिल पीएचडी के स्टूडेंटों को छोड़ करके, वो क्या करते हैं कि जो उनका नीड की कोई बुक होती है, तो बुक को लेते हैं, उठाते हैं, उसमें वो अपना विषय सूची या कंटेंट देखते हैं, इसमें मेरे काम की चीज कहाँ पे है, और उस पेज को खोल करके चीजें पढ़ ली, ठीक है, इतना काम हो जाता है। लेकिन उसके आगे भी और भी काफी सारी चीजें होती है। जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, किसी राइटर की कोई बुक है और आप उसको देखोगे उठा के, तो सबसे पहले उसमें ना प्रस्तावना लिखी हुई मिलेगी आप लोगों को। उसमें अपने बारे में या अपने काम के बारे में बताया हुआ होता है कि और किन 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 लोगों ने उसका सहयोग किया उस काम को लेकर के, ठीक है, कहाँ से उन्होंने ये काम किया, किसके अंडर में किया, ये सब प्रस्तावना में वो पूरा इंट्रोडक्शन अपना देते हैं। उसके बाद जो उनका काम था मेन, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसके बारे में, भूमिका के बारे में थोड़ा बताएंगे कि इसमें उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद फिर वो चैप्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मैंने चैप्टर डाले हैं, लास्ट में वो निष्कर्ष निकाल के देते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 18वां। तो 18वां क्वेश्चन जो है, ये फिर वापस से लोक संगीत को लेकर के आ गया है, यानी बंगाल के लोक संगीत के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इनको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित लोकगीतों में से मुख्यतः बंगाल के लोकगीतों का प्रचलन है। अब बंगाल के लोकगीतों के आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या पूछा है कि निम्नलिखित लोकगीतों में मुख्यतः बंगाल में से लोकगीतों का प्रचलन है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या था, बाउल। अभी हम देख के आए हैं चटका, ठीक है। तो बी और ई, तो जिसमें होगा वो हमारा आंसर है। बी और ई इसमें भी है, बी और ई इसमें नहीं है। उसके बाद बी और ई इसमें भी नहीं है, और बी और ई इसमें खाली ई है, ये भी नहीं होगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसमें बी, ई और ए, तो ये हमारा बवैया। ऐसे भी आप थोड़ा लॉजिक लगा के कर सकते हैं। सभी के बारे में ना पता हो तो एटलीस्ट 2 चीजों के बारे में अगर आपको पता है। चटका अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम करके आए थे, और बाउल जो है कहाँ का है, बंगाल का। ठीक है, बवैया वैसे बेसिक नाम है, इसके बारे में तो काफी बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, तो आपको डायरेक्टली नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये बंगाल का लोकगीत है। तो इसको ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था, एक बार देख के तुरंत आपके दिमाग में क्लिक आ जाना चाहिए कि ए, बी और ई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि काकू का प्रकार, ठीक है, जिससे कंठ ध्वनि में विभेद किया जाता है, उसे क्या संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है देश काकू। देश काकू का मतलब होता है कि क्या नाम है, क्षेत्र, क्या नाम है, जो देश है उसके हिसाब से जो उनकी आवाज होती है, साउंड होती है, उसमें फर्क होता है। क्लियर। उसके बाद में क्षेत्र काकू, ये शरीर से संबंधित काकू है, यानी सभी इंसानों की जो गले की आवाज है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप लोग अपने घर परिवार में देखते होंगे कि बाहर से अगर कोई आवाज आ रही है, आपके माता पिता ने अगर आपको आवाज दी या आपके दोस्तों ने आपको आवाज दी, तो आप सुन करके पहचान लेते हैं कि यार ये तो मम्मी बुला रही है, या पापा जी बुला रहे हैं, या फिर मेरा कोई दोस्त बुला रहा है, ठीक है, या फिर कोई और है। तो आवाज सुन के आप पहचान लेते हैं दूर से कि ये आवाज किसकी है। तो वो किसके अंतर्गत आती है वो चीज, वो क्षेत्र काकू में आती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, कंठ ध्वनि में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। स्वर काकू की बात करें तो स्वर आ जाते हैं यहाँ पे सा, रे, गा। ठीक है, सा की अलग आवाज होती है, रे उससे थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है, इसके अलग हो जाती है, गा उससे भी ऊपर हो जाता है, इसके अलग होती है। तो सभी स्वरों की अपनी अलग अलग होती है। यंत्र काकू की बात करें तो सभी यंत्र यानी वाद्य यंत्र आ जाते हैं इसमें। सितार की अपनी अलग आवाज है, सारंगी की अलग है, तबले की अलग है, वायलिन की अलग है, सभी वाद्यों की अपनी अलग अलग आवाज होती है। ठीक है, तो ये यंत्र काकू में आ जाएगा। तो इसलिए कंठ की अगर बात करते हैं तो कंठ किस में आ जाता है, क्षेत्र काकू के अंदर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम अगर हम चुनते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, देखते हैं। पहला ऑप्शन स्वर, बिल्कुल सही है। स्वर के बाद क्या आएगा, सप्तक, ये भी बात सही है। सप्तक के बाद ध्वनि आता है, नहीं ये तो बात गलत हो जाएगी हमारी, ये आंसर नहीं होगा। सप्तक फिर ध्वनि, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले ध्वनि, ये बात सही है, ध्वनि आएगी, ध्वनि के बाद क्या आएगा, नाद आएगा, नाद के बाद श्रुति, श्रुति के बाद हमारा क्या आ गया, स्वर, स्वर के बाद क्या आएगा, सप्तक। ये चीज हमारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो पहले श्रुति फिर नाद, नहीं, नाद हमारा सबसे पहले आता है, नाद से पहले आती है ध्वनि। सबसे ध्वनि का मतलब कि साउंड, जहाँ पे साउंड होगी तभी तो नाद होगा। ठीक है, तो ध्वनि जो साउंड है उसके बाद नाद होता है, नाद से फिर क्या श्रुतियां निकलती है, श्रुतियों से क्या स्वर निकलते हैं, स्वर से सप्तक बनता है। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या होएगा, सी। इसके बाद सॉरी, सी यहाँ पे दे रखा है आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उपशास्त्रीय संगीत के साथ संगत के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग जोड़ीज आर यूज एज अकम्पनीमेंट इन सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो ये ताल हमें देख के बतानी है, निम्नलिखित में से कौन से जो ताल है वो उपशास्त्रीय संगीत के साथ प्रयोग की जाती है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लगता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बार ये बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जो आंसर माना है इसका, वो माना है दीपचंदी और खेमटा, बी और डी, यानी ये वाला इन्होंने आंसर माना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम उपशास्त्रीय संगीत की जब बात करते हैं तो उपशास्त्रीय संगीत में जपताल का भी प्रयोग किया जाता है। उपशास्त्रीय का मतलब ये होता है जिसमें शास्त्रीय नियमों का भी पालन होता हो थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा ना भी होता हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाती है, ठुमरी, गजल, भजन, है ना, ये सब चीजें किस में आ जाती है, उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। जब कोई ठुमरी गा रहा है तो ठुमरी के जपताल में नहीं गा सकते, बिल्कुल गा सकते हैं, खूब गाते हैं, मैंने सुना भी है। तो दीपचंदी तो है ही है, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसलिए
थोड़ा मेरे को इसमें जपताल भी आंसर लग रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें बी और डी उन्होंने आंसर माने हैं। खेमटा भी होगा बिल्कुल, लेकिन जपताल भी होना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पे आंसर बी और डी की जगह यहाँ पे ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन यहाँ डाले होते, तब ये परफेक्टली जो क्वेश्चन है करेक्ट हो जाता। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे ऑप्शन डाल देते हैं। अब स्टूडेंट सोचता है कि जपताल तो होगा, हमने पढ़ा भी है और ये सच में होगा भी, ठीक है, दीपचंदी भी होगा और खेमटा भी होगा। अब मेरे जैसा अगर कोई होता इसको सोल्व करता क्वेश्चन को, तो ये तीनों ऑप्शन मेरे सामने नजर आते कि या तो ए बी होगा। अब ऑप्शन देखते थे सिर्फ में दो के नाम है, तालों के नाम डाले हुए हैं, तो दो की अगर बात करते इसमें था तो ए बी होगा, ठीक है, या फिर बी डी होगा, या फिर ए डी होगा। तो ए बी इसमें है नहीं, तो ये हमारा कट जाएगा। बी डी हमारा आंसर अभी हो ही चुका। ए और डी पहला, तो अब यहाँ पे पहले और तीसरे में सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि पहला आंसर हम करें या क्या नाम है तीसरा करें। क्लियर? तो उन्होंने दीपचंदी और खेमटा का जो है ये दोनों तालों का आंसर उन्होंने माना है। जपताल हमारी सादरा में भी प्रयोग की जाती है, तराने में भी प्रयोग की जाती है ना, और क्या नाम है ठुमरी में भी प्रयोग की जाती है। जपताल की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर के ये बात है। और इसके अलावा द्रुत ख्याल में भी हमारी प्रयोग की जाती है, लेकिन ये तराना और ये क्या नाम द्रुत ख्याल तो हमारे किस में आ जाते हैं, शास्त्रीय संगीत में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया उपशास्त्रीय संगीत। तो उपशास्त्रीय संगीत में क्या बोलते हैं, ठुमरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जपताल तो बजाई जाती है। तो ये हमारा आंसर जपताल भी आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे कई कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन भी वो डाल देते हैं कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या देना चाहिए। काफी लोगों ने इसका आंसर ए भी दिया है, ठीक है, पहला वाला, लेकिन उन्होंने पहला गलत मान करके तो कौन सा आंसर करेक्ट किया है, आंसर फाइनल आंसर की में थर्ड वाला। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 22वां क्वेश्चन कि ध्रुपद की संगत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ताल प्रयोग की जाती है। तो ये क्लास मैंने जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी मेरे से, उनको मैंने बताई थी कौन सी ताल प्रयोग की जाती है, सूलफाक ताल। अब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूँ। ध्रुपद के लिए कौन कौन सी तालें प्रयोग की जाती है? चार ताल, ब्रह्मताल, सूलताल, तीव्र ताल, मतताल, ठीक है, सूलफाक ताल। तो ये उन्होंने सूलफाक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये ताले ध्रुपद के साथ में प्रयोग की जाती है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 23वां 23। तो इन्होंने काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं क्वेश्चन है ये। तो आशा सा रीजन का यहाँ पे फिर से क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है। इन्होंने यहाँ पे पूछा है पहला, आप इंग्लिश में भी इसको साथ साथ दे सकते हैं। उन्होंने बोल दिया यहाँ पे इट इज द इमोशनल मूड। जब आपका मूड इमोशनल होता है, ठीक है, उस समय आपका जो माइंड है वो एक्टिव और क्रिएटिव रहता है, ठीक है। तो ये बात क्या है, सही है। यानी भावनात्मक मन स्थिति, जब आप भावनात्मक यानी इमोशनल हो जाते हैं तब वो आपका जो मन है वो सक्रिय और सृजनात्मक बनाता है, ठीक है। मन को क्या करता है, एक्टिव और क्रिएटिव बनाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है मनोभाव, यानी मन के अंदर आने वाले जो भाव है वो भाव क्या है, विभिन्न भावनाओं का अंतिम संश्लेषण है, ठीक है। यानी भाव, जो भावनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। तो जरूरी नहीं कि सभी भावनाएं मनुष्य के शरीर में या मन में आती हो या एक साथ बहुत सारी भावनाएं आती हो, लेकिन जितनी भी अलग अलग भावनाएं हैं उन भावनाओं का मन में उनका भाव आना, ठीक है, तो क्या होता है, अंतिम संश्लेषण होता है। तो ये भी बात सही है।
तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला है ए सही है, आर सही नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा ए करेक्ट, आ करेक्ट, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। हाँ ठीक है, ये नो करेक्ट, ये करेक्ट हो गया, तो नहीं ये भी नहीं होगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 24। अब इसमें उन्होंने दिया है कि वैदिक काल में स्वर के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त होता था। अब इनकी देखो नेट वालों की इतनी लाचारी और इनकी क्या नाम है, क्या बोलते हैं, चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, और इस तरह का जो क्वेश्चन है, अब जो इनकी फाइनल आंसर की जो थी, इसमें इन्होंने इसका आंसर माना है ये कुतुब, बट मैं कहूंगा कि इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, यम। क्यों? क्योंकि कुतुब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाद्य वृंद की यानी वृंद गान की चीज है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि वैदिक काल में स्वर के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त होता था। वैदिक काल में किसके लिए? स्वर के लिए। तो वैदिक काल में स्वर के लिए क्या प्रयोग होगा? यम। और इन्होंने आंसर क्या कर दिया? कुतुब। अगर हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूं आप लोगों को, हमारा 24वां क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा वेरीफाई करवाने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ आता हूं। अब आप पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वैदिक काल में स्वर के लिए क्या प्रयुक्त होता था? यम। अब मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। जब इन्होंने इसका आंसर इन्होंने सही मान लिया, लेकिन इसने बताया है कि वैदिक काल में यम शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? स्वर के लिए। तो उन्होंने ये बात जब बोली है कि वैदिक काल में जो यम था वो स्वर के लिए प्रयोग होता है, तो इसका मतलब या तो ये वाला क्वेश्चन सही है या फिर हमारा 24वां क्वेश्चन जो है या वो सही है। ठीक है, तो वैदिक काल में स्वर के लिए क्या प्रयोग होता था? यम। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये आना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर की में क्या माना है? कुतुब माना है, जो सरासर गलत है। उसके बाद हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें। निम्नलिखित में से दो मार्ग तालों को चुनिए। आपने मार्गदेशी संगीत के बारे में कंप्लीट क्लास ली थी, उसमें 5 मार्गी ताल हमने पढ़ाई थी। इसमें से ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये होगी चचतपुष्ट, चाचपुष्ट, षट पिता पुत्रक, सम्यवेष्टक और उद्दघट। उद्दघट होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी और ई। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी और ई, सी और ई, ये हमारे चौथे में दे रखा है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो जितने भी म्यूजिक वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, सबके लिए ये कॉमन पेपर आता है सबका, चाहिए वो परकशन का हो, चाहे हिंदुस्तानी म्यूजिक में वोकल इंस्ट्रूमेंट वाले हो, चाहे वो कर्नाटक म्यूजिक हो। तो ये पेपर जो है सबके लिए कॉमन रहेगा। और ये 2021 वाला पेपर मैंने यहाँ पे सोल्व करवाया आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इनमें से मेरे को नहीं लगता कि जो आप लोगों ने क्लास में जो मैंने करवाई है उससे कुछ बाहर आया होगा। कुछ कुछ एक दो पॉइंट है, जैसे फोर्थ यूनिट जो है वो थोड़ी सी कुछ बच्चों की नहीं भी है, तो मैं वो वापस से क्या नाम है, एक बार यहाँ करवा दूंगा कंप्लीट, उसके कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट लगा होगा कि हाँ ये थोड़ा सा बाहर आउट ऑफ अभी तक हमने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा अलग सा हटके आया होगा। बाकी 25 में से आप 2 क्वेश्चन तो आप उसके निकाल लो, जो फोर्थ यूनिट के बारे में दे रखा था। ठीक है, 25 में से 2 क्वेश्चन वो निकाल दिए। बाकी शायद कम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको थोड़े अलग से लगे होंगे। तो आप 25 की बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है ना। 24, हाँ 24 भी हमने पढ़ा हुआ है। अब ये क्वेश्चन हमारा जैसे 23 की बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं पढ़ा लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, हल्का सा थोड़ा चेंज करके, टॉपिक से हट करके क्वेश्चन बना देते हैं कई बार। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है उस जगह पे, और क्लियरली आपको ये चीजें करते हुए चलना है। इसके साथ में एक उस क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी मेरे को नहीं लगता कि कुछ अलग और नया हटके आया होगा यहाँ पे। सारी वही सेम चीज है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं ये मानता हूं, जो ये वाला क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये आप लोगों के मैं मानता हूँ। तो 25 में से आप ये मान के चलो कि आपके 2 तो फोर्थ यूनिट के हो गए थे। ठीक है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। मैं अभी आपकी क्या नाम है 1-2 दिन में जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों को मैं बुलाऊंगा और ये कंप्लीट करवा दूंगा फोर्थ यूनिट जो म्यूजिक की थी। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो हटके आया था जिसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, तो बाकी सभी चीजें हमने की भी है और आई होप आप लोगों को ये 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बना करके डाल दूंगा। तो चलिए ये क्लास यही समाप्त करते हैं।